मार्च के महीने में जब देश में कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ तो धीमे धीमे छत्तीसगढ़ भी पहुंचा। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी ग्रामीण प्रदेश में उम्मीद की कोई किरण थी तो वो था छत्तीसगढ़ एम्स। छत्तीसगढ़ एम्स के चिकित्सकों ने दिन रात मेहनत करके पिछले 4 महीने से छत्तीसगढ़ में कोरोना के रोगियों की पूरी सेवा करने का जिम्मा उठा रखा है। हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर नितिन एम नगरकर जी। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताएं, जैसे देश में स्थिति खराब थी और खराब होती चली गई, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब होनी शुरू हुई लेकिन मई के महीने में ठीक हुई, उसके बाद फिर से खराब होने लगी। आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया है कि समझ लीजिए मार्च महीने से हम लोग देख रहे हैं कि केसेस आने लग गए थे और जैसे बाकी अन्य राज्यों में भी देखा गया कि शुरुआती दौर में कम मरीज आते थे और वो माइल्ड सिम्टम्स वाले थे या जिनके सिम्टम्स काफ़ी कम थे। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में भी ऐसे ही हुआ। समझ लीजिए मार्च अप्रैल मई तक ऐसे ही चला, लेकिन जब लॉकडाउन का भी असर था, पब्लिक मूवमेंट कम थी, लेकिन बीच बीच में जब भी पब्लिक मूवमेंट होने लगी, चाहे वो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के बाद था या जैसे जो अपने जो वर्कर्स आने लग गए या फिर बाद में भी क्योंकि कुछ बाहर से और लोग अन्य स्टेट से या अन्य देशों से भी इधर आए, तो संक्रमण तो डेफिनेटली जो इंसिडेंस था केसेस का जो हमारे पास आने लग गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। अभी लॉकडाउन जरूर है दोबारा क्योंकि संख्या बढ़ रही थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था मोर और लेस। कहीं पे भी दुनिया भर ये देखा गया कि इनिशियली कम केसेस आते, फिर एक धीरे धीरे नंबर बढ़ जाता है और पीक के तरफ फिर हम बढ़ते हैं। तो लगभग हमारा भी यही अनुमान था और जो विशेषज्ञ उनका भी यही कहना था कि जुलाई अगस्त का जो मेन पीरियड है, अब जुलाई तो ख़त्म हो गया, जो जुलाई में काफ़ी केसेस आए, अगस्त का जो पीरियड रहेगा ये भी हमारे लिए क्रूशियल महीने हैं, जुलाई अगस्त वाले, और होपफुली आगे जाके धीरे धीरे केसेस कम हो जाएंगे जैसे और अन्य जगह पे है, देशों में और अपने राज्यों में भी हम देख रहे हैं। दूसरे राज्यों में तैयारियां पूरी हैं और इसमें मेन फोकस यही होना चाहिए कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको है, जिनको और जैसे कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, उनको खतरा ज़्यादा रहता है इन बीमारियों का। उसी तरह से जो प्रेग्नेंट वीमेन है या छोटे बच्चे, उनका स्पेशल केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होंगे, 80% पेशेंट उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन यही जो 15-20% है उनका हमको खास ख्याल रखना है। एक चीज बताएं, क्या छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट, कंपैरेटिवली अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो क्या यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक रोगियों की संख्या ज़्यादा है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा हालात हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं हुआ है? पहले मैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में बता दूं कि ये देखिए, वो तो डेफिनेट बात है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में इन्फेक्शन स्प्रेड ज़्यादा होता है जहाँ पे घनी आबादी रहती है। तो ये तो पब्लिक एक्सपर्ट्स, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सबका डेटा कलेक्ट करके फिर सरकार अपना डेटा बताती है। तो लोकल छोटे छोटे जगह पे ही ट्रांसमिशन ज़्यादा है रादर देन कम्युनिटी स्प्रेड, लेकिन छोटे छोटे पॉकेट्स में डेफिनेटली जैसे हॉटस्पॉट्स अपन कहते हैं वैसे वाले तो हैं। और रही बात जो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इनिशियली खैर वो माइल्ड सिम्टम्स के ज़रूर थे, लेकिन जो हम पीछे कुछ दिनों से देखें कि फिर कोमॉर्बिड जो थे उनमें कुछ में मॉर्टेलिटीज़ जरूर हुई, जो चाहे डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे या उनको कैंसर, एडवांस्ड कैंसर था या ट्यूबरक्लोसिस जो और जगह फैला था। लेकिन कभी कभी प्योर कोविड-19 के साथ न्यूमोनाइटिस वाले केसेस भी हम देख रहे हैं, जो पैटर्न बाकी देश भर या दुनिया में भी देखा, ऐसे भी केसेस यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आपको एक चीज बताएं, हर अस्पताल की एक क्षमता होती है, हर अस्पताल की। छत्तीसगढ़ एम्स पर कितना लोड है आपको लगता है? और वो लोड जो वर्तमान में रोगियों की संख्या है 8,500 से ज़्यादा हो रही है, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ एम्स जो है, रायपुर एम्स, इस लोड को, इस भार को, मरीजों के भार को सहने में सक्षम है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ के तहत काम कर रहे हैं, आईसीएमआर के गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा अच्छी तरह से समन्वय बना हुआ है, जो लोकल अथॉरिटीज़ के उनके साथ बना हुआ है। देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है और बड़े तौर पे, और काफ़ी सारे मरीज़ इसमें कहीं पे हज़ारों में, कहीं पे किसी देशों में लाखों में भी होते हैं। तो सबको मिलकर हेल्थ सर्विसेज को अपने से दृढ़ बनाना है।
तो हम भी उस हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है, एम्स रायपुर भी। शुरुआत से हमने एक इसमें लीड रोल हमारे स्टेट में, छत्तीसगढ़ में इसका रहा, एम्स रायपुर का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ और बाकी अन्य जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है हमारी। लैब के लिए भी, टेस्टिंग के लिए भी हमारी अपनी क्षमता भी बढ़ाई गई और बाकी भी स्टेट भर में बढ़ाई गई और हमारे साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने उस चीज़ को सपोर्ट भी किया, इधर भी और झारखंड स्टेट में भी। तो वो एक बड़ी चीज़ थी। और बेड्स की जहाँ तक बात है, हमने शुरुआत में करीबन 200 बेड्स रखे, फिर उसको बढ़ा के 400 किया, अभी 500 भी बेड्स हैं। और सब मिलकर अगर हम काम करेंगे तो जो ज़्यादा सिक पेशेंट्स हैं, जो ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक है, वो बाहर इलाज हो सकता है उनका दूसरे अन्य अस्पतालों में या सेंटर्स में। और जो ज़्यादा सिक पेशेंट है, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे मैंने बाकी आपको बताया, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी डिलीवरी भी होती है, 4 पेशेंट्स की उनकी डिलीवरीज भी हुई हैं, तो उनको यहाँ पे ज़रूर भेजा जाए। इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि जो ज़्यादा अधिक जो सिक पेशेंट्स है वो यहाँ पे आते हैं, तो इससे फिर बेड्स की क्षमता ठीक है इस वक्त। एक चीज बताएं, यहाँ पे खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, कि जो एसिम्प्टोमेटिक रोगी हैं, अब राज्य सरकार ने कहा है कि वो घर पर रह करके भी उनको आइसोलेट रख करके उनका इलाज किया जा सकता है, वो अपना क्वारंटीन का वक्त घर पर बिता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को घर पे रह करके क्वारंटीन बिताना, क्या ये एक सही निर्णय है? क्या इससे रोग का प्रसार नहीं होगा? नहीं, ये एक अच्छा डिसीजन है। और बहुत जगह देशों में जहाँ पे, इवन एडवांस्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स या आईसीयू बेड्स की हमेशा एक सीमित संख्या रहती है, वहाँ पे भी इन लोगों ने ये यूज़ किया। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी। जो सिक पेशेंट है या जो एल्डरली है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको वो हॉस्पिटल का बेड मुहैया कराया जाता है। स्टाफ भी उसके लिए उस प्रोपोर्शन में उस सिक पेशेंट के लिए ज़्यादा अपना टाइम डिवोट कर सकता है। और ये पेशेंट्स जो होते हैं, अगर वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिले, बिल्कुल अपने आपको सीमित रख स्ट्रिक्टली फॉलो करे, तो ये खुद में ही वो इन्फेक्शन होकर रह जाएगा, दूसरे को नहीं स्प्रेड करेंगे और मेजॉरिटी लोगों को आराम से उसमें से 10 दिन के बाद उस इन्फेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। सो ये काफ़ी जगह ये इसको अमल में लाया गया, दूसरे देशों में भी, अपने भी कंट्री में लाया गया, जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल। तो ये निर्णय अच्छा है, पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से लिया गया है, लेकिन ये प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली साउंड डिसीजन है। एक चीज बताएं, ये बार बार देखा जा रहा है कि जो कोविड-19 है, इसकी वजह से रिसर्च वर्क बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तमाम बड़े मेडिकल कॉलेजेस के एम्स की स्थापना का एक बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि न सिर्फ मरीजों को इलाज मिले, बल्कि अन्य रोगों के भी रिसर्च वर्क कायदे से हो सके। मुझे तो लगता है सारा का सारा जो हेल्थ सिस्टम इस वक्त कोविड-19 से जूझ रहा है। आपको यहाँ पर रायपुर एम्स में रिसर्च वर्क कितना प्रभावित हुआ है? उल्टा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ नॉन कोविड वर्क भी पूरा चल रहा है, ट्रॉमा इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं, हमारे कैंसर के पेशेंट्स यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो सर्विसेज है वो सब यहाँ पे लागू है। और पीजी जो डॉक्टर्स होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मेनली रिसर्च करते हैं, वो सब यहीं पे अपना काम कर रहे हैं। सो वो नहीं कि उनको छुट्टी है, सिर्फ वो एमबीबीएस के कुछ क्लासेस होते हैं जो वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मेनली अपना काम करते हैं वो जारी है अभी भी। और ऑफ कोर्स कोविड के बहुत सारे रिसर्च वर्क्स यहाँ जारी है। कल भी मेरी डिटेल मीटिंग हुई थी सुपेबेड़ा के अपने किडनी डिजीजेस के बारे में, डॉक्टर राठौर है हमारे नेफ्रोलॉजी के, तो वो भी पैरेलल एक्टिविटीज़ है जिसको कुछ कमी नहीं की गई है। हमको नॉन कोविड की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि कोविड की है। ठीक है, जो सिक पेशेंट कोविड के आएंगे नेचुरली उनको उसका इम्पोर्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसी तरह से अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है, कैंसर का पेशेंट आता है, वो सब जो कार्य है, जो अपने डॉक्टर्स की बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल वो जारी है। कोविड-19 को लेकर के यहाँ पर रायपुर एम्स में किस तरह के रिसर्च चल रहे हैं? अलग अलग टाइप के हम रिसर्च के पार्ट है, जैसे आईसीएमआर के फॉर एग्जांपल जो ड्रग ट्रीटमेंट्स हैं उसके हम पार्ट है, और जैसे प्लाज्मा थेरेपी का है, ऑफ कोर्स उसके अभी चल रहे हैं, मतलब जो भी आएंगे आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइंस हम उसको फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो उसके हम पार्ट है। फिर उसके बाद मोर्टेलिटी स्टडीज़ होते हैं कि किन पेशेंट्स में डेथ ज़्यादा हो रही है, उसके हम पार्ट है। किडनी डिजीज़ के ऊपर एक स्टडी है, वो है। कितने उनके ऊपर मेंटल टेंशन काफ़ी होता है ऐसे मरीजों को, उसके ऊपर स्टडी चल रहा है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है, कोई वैक्सीनेशंस फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर रिसर्च है। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज। बताएं डॉक्टर साहब, ये बात आम हिंदुस्तानी जानना चाहता है, क्या इस कोविड-19 का जो समय है, वक्त गुजर रहा है, इसमें
स्ट्रेस रिलेटेड साइकोलॉजिकल डिजीजेस बढ़ी हैं क्या? ये क्या कहता है रायपुर एम्स का, क्या अध्ययन है इसमें? शुरुआत से ही थोड़ा सा लोगों में इस बात का डर या स्ट्रेस रहा है, बीमारी का दुनिया भर रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा रहा है। कुछ लोगों को लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर रहना उसकी आदत नहीं, या जॉब जाने के खतरे, ये सब चीज़ें थी। धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉक की जो स्थिति आएगी उसके फ़ायदे हैं कि इकोनॉमी भी वापस अपनी जगह पे आएगी, लोगों को अपने अपने जो जीवन शैली है, जो भी दिनचर्या होती है, वापस अपना काम चालू करेंगे तो उससे डेफिनेटली ठीक होगा। और हमारी भी रेगुलरली बात इवन जो निमहांस के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे होती है कि इनिशियली जितना उन लोगों को खतरा या डर लग रही थी इस बीमारी के, जैसे जैसे नॉलेज गेन हुआ है आम जनता को भी इसके बारे में, तो वो डर दिमाग से उनका कम होने लग गया है डेफिनेटली। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों से होता हुआ अब कोविड-19 ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। कल से बस्तर में लॉकडाउन लगा दिया गया। आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों में देर से पहुंचा, लेकिन स्थिति वहां की जो नजर आ रही है वो लग रहा है कि और कहां पर जाकर रुकेगा, ये किस जगह पे जाकर रुकेगा, कब तक? देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हम जानते हैं फ्लू फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है संक्रमण, और यह एक हाईली कॉन्टेजियस वायरस है। छोटे पॉकेट में था, अगर 10-20 आदमी एक साथ आ जाते और उसमें 2-3 पॉजिटिव होते तो दूसरों को होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बेशक सिम्टम्स उसमें कम हो, किसी किसी में सिम्टम्स होंगे। तो आप समझ सकते हैं इवन जो वर्कर्स भी अलग अलग राज्यों से आए वो अपने गाँव में कभी कभी गए, ऑफकोर्स क्वारंटाइन में गए होंगे कुछ। तो ये देखिए पब्लिक मूवमेंट कहीं ना कहीं तो होती ही है, और धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा कारगर वैक्सीनेशन होता है। लेकिन एक्सपोजर टू वायरस भी एक चीज़ है जो धीरे धीरे होती है लोगों में, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं या मुंबई में देख रहे हैं, जो सीरो सर्वेलेंस हुआ है जिससे पता लगा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में एंटीबॉडीज़ पाई गई उस वायरस के अगेंस्ट। तो वक्त बताएगा, लेकिन पीक आने के बाद धीरे धीरे संख्या घटेगी भी इस इन्फेक्शन की। आपने सीरो स्टडी की बात कही, बड़े अजीब अजीब तरह के रिसर्च आ रहे हैं। एक नया रिसर्च नेचर साइंस ने अभी प्रकाशित किया जिसमें ये बताया कि जो पेशेंट क्या जो आम आदमी कभी कोरोना से संक्रमित ही नहीं हुआ, उसके अंदर भी एंटीबॉडी पाई गई। क्या यह पॉसिबल है क्या कि हम कभी भी कोविड-19 के चपेट में ना आए हो, लेकिन हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस, वो एंटीबॉडी हो? एंटीबॉडीज एक प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है, जैसे वायरल एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो ये एक सिमिलर टाइप का वायरस जो है वो भी क्रॉस रिएक्टिविटी करके उस तरह के एंटीबॉडीज बना सकता है। और जैसे फिर आपने एक जिक्र किया एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, वो पेशेंट को हल्का सा इन्फेक्शन हो गया, कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन एंटीबॉडी बन गई, तो ये पॉसिबल है। एक क्रॉस रिएक्टिविटी से भी हो सकता है, एक सिमिलर वायरस से, और भी कोरोना वायरस इसके टाइप्स हैं, और इस कोविड से भी हो सकता है हो गया हो, मरीज को पता नहीं चला हो, और एक सब क्लिनिकल या एसिम्प्टोमेटिक फेज में होकर के एंटीबॉडी बन गई हो, ये हो सकता है। मतलब ये पॉसिबल है क्या कि किसी एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आए फिर भी उसको न हो कोरोना, क्या ये पॉसिबल है क्या? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बार एक्सपोजर हो जाने के बाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी किसी किसी को अर्ली फेज में दूसरे पेशेंट को संक्रमण दे सकते हैं। जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अपने पहले 2-3 दिन के दौरान, ऑल्दो उसमें अगर वायरल लोड कम है तो चांसेस कि वो दूसरे को इन्फेक्शन देंगे, ये चांसेस थोड़े कम रहते हैं। इस पर अभी भी अध्ययन चल रहा है, लेकिन हाँ, जो डेफिनेटली जिनको कफ है, ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक है, हाई ग्रेड फीवर है, उनमें शायद वायरल लोड ज़्यादा और वो ज़्यादा दूसरों को संक्रमण फैलाएंगे। अमेरिकन एफडीए ने अब इस बात की इजाज़त दे दी है कि इमरजेंसी के दौरान जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रशिया में 10 अगस्त से वैक्सीन का वो शुरू हो जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ ट्रीटमेंट से पे ही निर्भर हैं, वैक्सीन रिसर्च को लेकर के कुछ खास होता नजर नहीं आता। हम अमेरिका की ओर देखते हैं, दुनिया के तमाम यूरोप की देशों की ओर देखते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, अपने देश में अच्छे हॉस्पिटल्स है, बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं। रादर मैं इसमें अब करेक्ट करना चाहूँगा कि अपने जो रिकवरी रेट्स हमारे कंट्री के बहुत अच्छे हैं, और अगर अब छत्तीसगढ़ की ही बात बोले, रिकवरी रेट भी अपना बहुत बेहतर है, अपनी मॉर्टेलिटी रेट्स काफ़ी कम हैं। बहुत सारे विकसित देशों में अगर मॉर्टेलिटी आप देखें तो 10 से 12% भी थी, जैसे कंट्रीज़ जैसे इटली हुआ, फॉर एग्जाम्पल स्पेन हुआ। हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट रहा है। हमारे डॉक्टर्स ने, अस्पतालों ने बहुत मेहनत की है। हमारे लैब्स जो हैं वो
यहाँ की भी लैब हमारे 1500 एक दिन में रिपोर्ट जनरेट करती है, प्लस और ऐसे अन्य देशों में अपने देश में बहुत सारे इस तरह की लैब्स हैं। काम बहुत हुआ है, रिसर्च भी फाइनली यहाँ पे काफ़ी सारा रिसर्च जनरेट होकर आने वाला है। हमारे देश में बहुत अच्छे वैक्सीन्स बनाने के सिस्टम्स पहले से यहाँ पे है। जैसे दवाइयाँ, हमारे देश में बहुत सालों से बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं जो दुनिया भर दी जाती है। सिमिलरली वैक्सीनेशन भी ठीक है, रिसर्च चल रहा है अलग अलग सेंटर्स में, ICMR भी कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हो रहा है, DBT वगैरह बाकी जो हैं। आई एम श्योर कि हमारा भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश का रहेगा। बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हमारे देश में काम करते हैं और डॉक्टर्स, और हमारा जो रिकवरी रेट है और ट्रीटमेंट का जो अच्छा रिस्पॉन्स है उसका एक मुख्य कारण है अपना टॉप क्लास हेल्थ केयर वर्कर्स अपने पास हैं आज भी। अच्छा, आप अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर एम्स में खास तौर से जो कोविड पेशेंट्स का मैनेजमेंट है उसमें आप हाइड्रोक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोक्लोरोक्विन को तमाम देशों ने ये कह दिया है कि वो किसी प्रकार से कारगर नहीं है इलाज में। देखिए, अलग अलग टाइप के मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी ट्राई किए गए। नेचुरली अभी सब डेवलपमेंट फेज में था, ट्रायल फेज में था, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन हो, कुछ लोगों ने उसको ट्रीटमेंट की तरह से भी दिया है, कहीं पे उसको प्रोफाइलैक्टिक तौर पे भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ हुआ है। हम लोगों ने भी फेविपिराविर से लेकर के रेमडेसिविर जैसे जो दवाइयाँ हैं वो भी दी हैं। उसके बाद स्टीरॉयड का जहाँ तक यूज़ है, डेक्सामीथासोन, वो किया जाता है। ये कहा जाता है कि इंट्यूबेशन जो एक वेंटिलेशन का तरीका है उससे ज़्यादा नॉन इन्वेजिव वाला फॉर्म बेहतर होता है, तो वो वाला किया गया। तो जो भी दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हुए वो हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। काफ़ी साइंटिफिक वे से इसके बारे में विचार विमर्श होता है। उसके बाद दूसरे जगह पे क्या अध्ययन हुआ, और हमारे यहाँ भी अध्ययन हो ही रहा है, और आप देख सकते हैं कि अपना रिस्पॉन्स रेट्स अपने मरीजों की काफ़ी अच्छी है यहाँ पे भी। एक आप एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मोर्टलिटी रेट बहुत कम है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, जबकि हमारे यहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप नहीं है, फिर भी तो क्या ये कहा जा सकता है क्या कि डॉक्टर्स तो मेहनत कर ही रहे हैं, अस्पताल भी मेहनत कर रहे हैं, उसके अलावा किस्मत भी बहुत साथ दे रही है हिंदुस्तानियों का? ऐसा है कि इन्फेक्शन, देखिए ये बात तो तय है कि जिसमें इम्यूनिटी बहुत लो है इसमें मॉर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा थी। अगर हम कुछ इटली या स्पेन की स्टडीज़ देखें तो बहुत एल्डरली थे कुछ पॉकेट्स में, जिनकी उम्र 80 के भी ऊपर थी, स्मोकर्स थे, पहले से ही और किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। हमारे यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो कोमॉर्बिड है उनमें मॉर्टेलिटीज़ हुई हैं, लेकिन शायद वहाँ पे इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा रहे हों जिनमें वो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है एजिंग के वजह से या अन्य बीमारियों की वजह से कम थी। हमारे देश में डेफिनेटली इतने ओल्ड एज के पेशेंट नहीं है शायद जितने कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, क्योंकि उनकी वैसे भी थोड़ी लाइफ स्पेन हमसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा नए डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से उलझे हुए हैं कोविड के मैनेजमेंट में, तो उससे उनके पढ़ाई लिखाई पे जो वो सीखना चाहते हैं एम्स में आकर, एम्स जैसे उच्च चिकित्सकीय संस्थान में, वो कितना प्रभावित हो रहा है? क्योंकि एक लंबा वक्त बीतता जा रहा है और कहा नहीं जा सकता कि कब आकर रुकेगा। वो अपना रूटीन काम सब कर रहे हैं, OPD भी जाते हैं, ट्रॉमा इमरजेंसी भी अटेंड करते हैं, OTs भी जारी हैं, प्लस कोविड का भी इलाज जारी है। और ये एक ऐसी पढ़ाई है जो खाली किताबों में नहीं हो सकती है। उनको एक जीवन में एक ऐसा एक्सपोजर मिल रहा है काम करने का जो शायद ही कभी किसी को ऐसा मौका मिलता है। तो इनफैक्ट ये एक अच्छा चैलेंज है उनको सीखने के लिए कि सिक पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, पैंडेमिक को कैसे हैंडल करना है, पैंडेमिक के दौरान बाकी सर्विसेज को कैसे कारगर रखना है, पैंडेमिक के दौरान अपना जैसे न्यू नॉर्मल को कहते हैं बाकी एक्टिविटीज़ को भी हमको घटाना है, और अदर वक्त के साथ उसको बढ़ाते गए हैं। तो दे विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। एक यूनिक एक्सपीरियंस है सबके लिए, और एक ऐसी चीज़ का एक्सपोजर जो खाली किताबों में नहीं, वो प्रैक्टिकली ही हो सकता है। आप आखिरी में, जो देश की जनता है इस वक्त बहुत परेशान है इसको लेकर के, छत्तीसगढ़ में खास तौर से 2 सप्ताह का लॉकडाउन है लगातार, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे, देखिए लॉकडाउन इसलिए किया जाता है क्योंकि भीड़ भड़क्का कम हो जाए और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस जो संख्या केसेस की बढ़ी थी वो घट जाए।
तो लॉकडाउन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन रहता है उसको केसेस को घटाने के लिए, जो कि किया जा रहा है। तो लोग अपनी सावधानी ज़रूर रखें, भीड़ भड़क्के वाले इलाके में जाना अवॉइड करें, मास्क यूज़ करना, जो साफ़ सफाई जो बार बार इसके बारे में कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। खाली इसी इन्फेक्शन और भी चीज़ों में आपको वो प्रोटेक्शन देगा, आपका हेल्थ अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करें, अच्छा खान पान जो होता है वो करें, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि सब पुअर आपके जो आउटकम्स में कंट्रीब्यूट करता है। जो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या और अन्य बीमारियों से ग्रसित है वो अपने बीमारियों का भी कंट्रोल अच्छी तरीके से रखें, इम्यूनिटी उनकी बढ़ती रहेगी उससे। और हम यही कह सकते हैं कि एम्स रायपुर पूरे अपने स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मिल करके हम लोग तत्पर हैं। अच्छा काम अभी तक होता आया है, आने वाले टाइम में भी हम आपके साथ हैं। और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को वाकई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ऊपर अपना टाइम और एनर्जी फोकस करना है हम लोग उस पर ऊपर जरूर करेंगे और इसमें से सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। हम लोगों के साथ मौजूद थे इस वक्त रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नगरकर, जिन्होंने बताया कि ये वो वक्त है जब चिकित्सक ने प्रायोगिक तौर पर जनता के बीच रह करके बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी से खास मुलाकात में। आप सभी का धन्यवाद।